नमस्ते दोस्तों, मैं रवि बिजारनिया अपने YouTube चैनल साइंस बाय रवि सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हमारी अंतिम कक्षा में पाचन तंत्र यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पाचन तंत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त की हमारे दांतों के बारे में। उसमें हमने दांतों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली कि मनुष्य में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, किस उम्र में कितने दांत होते हैं, दांत किसके बने होते हैं, उनका क्या काम होता है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र में। हमारे पाचन तंत्र का दांतों के बाद जो दूसरा अहम हिस्सा होता है वो होता है हमारी जिह्वा, हमारी टंग या फिर जिसे हम जीभ कहते हैं। तो जिह्वा या टंग या जीभ की अगर मैं बात करूं तो मानव की जो जिह्वा होती है वो हम सबको पता है कि ये मांसपेशियों से बनी हुई संरचना है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। हमारी जीभ एक कैसी संरचना होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। जीभ जो है हमारे पाचन तंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। क्या योगदान निभाती है? इसका काम होता है कि ये हमारे मुख में एक तो ना एज लाइक ए टूथब्रश काम करती है। ये जो हमारे मुख जो है उसके अंदर टूथब्रश की तरह काम करेगी। टूथब्रश की तरह कैसे कि जिस तरीके से टूथब्रश जो है हमारे मुंह की सफाई करने के काम आता है, वैसे ही जीभ जो है अगर हम हमारे मुंह में कहीं भी कुछ फंसा हुआ है तो जीभ से आसानी से हम इसे आउट कर सकते हैं। तो एज ए टूथब्रश यानी क्लीनर के रूप में ये काम करती है। दूसरा, अगर हम जीभ की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण काम होता है कि जीभ जो होती है वो हमें जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती है, भोजन के टेस्ट का नॉलेज करवाती है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो कैसा है, वो खाना खारा है, मीठा है, नमकीन है, आखिर कैसा है वो खाना। तो वो जो स्वाद का ज्ञान है वो जीभ द्वारा करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है? देखिए कि हमारी जो जीभ है उसके ऊपर पाए जाते हैं, हमारी जो जिह्वा है उसके ऊपर पाए जाते हैं स्वाद अंकुर या स्वाद कलिकाएं भी बोलते हैं इन्हें, या टेस्ट बर्ड। तो स्वाद अंकुर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो हमारी जीभ पर पाए जाते हैं। देखो किस तरीके से उपस्थित होते हैं। हम अगर इन्हें दर्शाएं कि हम कहें कि ये हमारी टंग है, जीभ है, तो इस पर कुछ इस प्रकार से स्वाद अंकुर पाए जाएंगे। इस तरीके से स्वाद अंकुर हमारी जिह्वा पर व्यवस्थित होते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे जीभ पर हमने कहा स्वाद अंकुर है जो हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाते हैं, हमसे सवाल पूछ लिया जाता है कि जीभ के किस भाग द्वारा कौन से स्वाद का ज्ञान होता है। तो जीभ में ना ये जो स्वाद अंकुर है जिस तरीके से व्यवस्थित है जीभ के संपूर्ण भागों में, तो उसके अनुसार इनका जो डिवाइडेशन होता है कि कौन सा वाला पार्ट कौन से स्वाद का ज्ञान करवाएगा, आगे वाला कौन से का, पीछे वाला कौन से का, बाएं दाएं वाले भाग कौन से स्वाद के। तो जीभ के हम इस आगे वाले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर इस अग्र भाग पर हमारी जो जीभ है इसका जो ये वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट जो है इसका अग्र भाग, फ्रंट पार्ट, इसके द्वारा जिस टेस्ट का हमें नॉलेज करवाया जाता है वो है स्वीट, यानी किस तरह के स्वाद का ज्ञान करवाएगा, ये मीठे स्वाद का ज्ञान करवाएगा। वहीं जीभ का जो ये हमारा पीछे वाला भाग है, पश्च भाग यानी बैक पार्ट जो है, ये हमें किस प्रकार के स्वाद का ज्ञान करवाता है, बीटर यानी कड़वे स्वाद का ये हमें ज्ञान करवाता है। वहीं जीभ के हमारे जो ये दोनों पार्श्व भाग जो है, पार्श्व भाग यानी साइड पार्ट जो है जीभ के, ये हमें जिस स्वाद का ज्ञान करवाते हैं वो है खट्टा, खट्टा सोर। और जीभ के जो ये अग्र मध्य भाग है, अग्र मध्य भाग ये वाले पार्ट जो बीच वाले के और आगे वाले के बीच में है, फ्रंट मिडिल जो पार्ट है, ये हमें जिस टेस्ट का ज्ञान करवाता है वो है नमकीन, कि हमें नमकीन स्वाद का ज्ञान करवाता है। और ध्यान रखने लायक बात यह है कि जीभ का जो ये मिडिल पार्ट है, यहाँ किसी भी तरह के टेस्ट बर्ड्स नहीं पाए जाते। तो मध्य भाग में अगर किसी तरह के स्वाद अंकुर नहीं होंगे तो इसके द्वारा हमें किसी भी तरह के स्वाद का ज्ञान नहीं करवाया जाता। अब ये जो स्वाद अंकुर होते हैं ये कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब ये काम करना बंद कर देते हैं और ये हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान नहीं करवा पाते। कब काम करना बंद कर देता है? ये स्वाद अंकुर, हमारे स्वाद अंकुर टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। हमें भोजन के टेस्ट का नॉलेज नहीं होता कि हम जो खाना खा रहे हैं वो कैसा है। वो कंडीशन क्या है कि जब आप हद से ज्यादा गर्म
या हद से ज्यादा ठंडा खाना खा लेते हैं। हद से ज्यादा गर्म या हद से ज्यादा ठंडा खाना खाने पर हमारे जो स्वाद अंकुर है वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम जो खाना खा रहे हैं उसका एक्चुअल टेस्ट कैसा है। या तो स्वाद का ज्ञान होता ही नहीं या फिर बहुत ही कम फील होता है। फिर एक चीज और याद रखनी है स्वाद से यहाँ पर रिलेटेड एक चीज फिजिक्स से क्वेश्चन आ जाता है। फिजिक्स से क्वेश्चन आता है सरफेस टेंशन से, पृष्ठ तनाव से। और पृष्ठ तनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि गर्म खाने का जो स्वाद है वो हमें ठंडे खाने की अपेक्षा अधिक महसूस होता है। तो यहाँ पर जब भी ये सवाल पूछा जाए ध्यान रखना है कि जो हमारा गर्म खाना होता है, गर्म खाने का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो गर्म खाना है उसका जो वास्तविक स्वाद है वो आपको ज्यादा फील होगा। यानी यहाँ मतलब समझो कि हम बात करें कि कोई मीठा खाना हमारे सामने पड़ा है, तो अगर गर्म है तो वो बहुत ज्यादा मीठा लगेगा और ठंडा है तो वो हमें कम मीठा लगेगा। अगर कड़वा कोई खाना है, अगर वो गर्म है तो हमें बहुत ज्यादा कड़वा लगेगा और अगर ठंडा है तो वो हमें कम कड़वा लगेगा। तो हमें पूछे कि गर्म खाने का वास्तविक स्वाद हमें ठंडे खाने की अपेक्षा ज्यादा महसूस क्यों होता है? क्योंकि गर्म खाने का पृष्ठ तनाव कम होता है। तो जीभ इस तरीके से हमारे पाचन तंत्र में अपना योगदान देती है। अब जीभ के ऊपर जो ये स्वाद अंकुर है, इनकी एक खासियत भी होती है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, ये जो टेस्ट बड्स हैं ये इनकी संख्या जो है वो कम होती जाती है। यानी कि व्यक्ति में बुढ़ापे तक जाते जाते ये जो टेस्ट बड्स हैं इनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को जो स्वाद का अनुभव है एक जवान व्यक्ति की अपेक्षा, एक बच्चे की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। ये टेस्ट बड्स अगर आपको किसी तरीके की बुखार या फीवर है, ऐसी कंडीशन में भी ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। बुखार जुकाम की स्थिति में तब भी हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान नहीं होता और हमें खाना अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद जो बारी आती है हमारे पाचन तंत्र में, वो आती है हमारी सलाइवा की, लार की। कि जैसे हम निवाला मुंह में लेंगे तो उसमें लार मिक्स होगी, उसको हमारे जो ये दांत हैं वो उसको चबाएंगे, जीभ हमें टेस्ट का नॉलेज करवाएगी। अब लार जब हमारे खाने में मिक्स होती है तो वो कैसे भोजन का पाचन करती है, अब हम आगे उसकी बात करेंगे। चलिए, हाँ, तो हम बात करेंगे हमारे सलाइवा की, लार की। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर लार का सीक्रेशन यानी स्रावन होता है। लार का सीक्रेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, कभी पूछे तो लार का सीक्रेशन किया जाता है लारीय ग्रंथियों के द्वारा। हमारे शरीर में उपस्थित जो लारीय ग्रंथियां हैं वो उस लार का स्रावन करती हैं। और एक सामान्य मनुष्य की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा कह सकते हैं हम कि लगभग अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 लीटर जो लार है, 1 से 1.5 लीटर लार का सीक्रेशन जो है वो प्रतिदिन मनुष्य के मुख में हो सकता है। इतने लार का सीक्रेशन हो सकता है। फिर हमें थोड़ा सा लार की पीएच लेवल पूछा जाता है कि लार की पीएच कितनी होती है। तो एग्जैक्ट लार की पीएच की बात करें तो होती है 6.8। अब देखो पीएच लेवल 7 पे जो होता है, अगर 7 किसी वस्तु की या किसी लिक्विड की पीएच आती है तो हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल है, उदासीन है। 7 से जितना नीचे होता है उतना अम्लीय, 7 से जितना ऊपर उतना क्षारीय होता है वो, ठीक है। तो 7 से जितना नीचे हमने कहा उतना अम्लीय उतना ही एसिडिक होता है। ये 7 से थोड़ा सा नीचे है तो अगर हमें इसका नेचर पूछे, इसकी प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। अब कई बार ऐसा सवाल आ जाता है इससे रिलेटेड, क्या कि इससे हम रिलेट करें कि लार हमारे मुख में स्रावित हो रही है तो हमें पूछे कि मुंह का पीएच लेवल कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय। तो हमारे मुंह का पीएच लेवल कैसा होता है या नेचर कैसा होता है मुंह के पीएच का, वो अम्लीय होता है। कुछ लोगों में होता है कि जो ये मुंह का पीएच लेवल है जो हल्का एसिडिक है, हल्का अम्लीय है, ये गड़बड़ा जाता है। उसके रीजन कई होते हैं। कई बार जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो इनेमल है मनुष्य के दांतों की, अगर वो खत्म हो जाए तो उसकी अनुपस्थिति में मानव के लार की पीएच कितनी होगी या मानव मुंह की पीएच कितनी आ जाएगी। तो इनेमल अगर किसी व्यक्ति की डैमेज हो जाती है तो यहाँ ये पीएच लेवल 6.5 या इससे क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट पूछे तो हमारे लार की पीएच कितनी है, 6.8 है, ठीक है। फिर लार हमारे भोजन के पाचन में क्या योगदान देती है, तो देखिए हमने जैसा शुरुआत में कहा कि मनुष्य के मुख में 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावन लगभग हो सकता है।
हमारे लार के अंदर हम अगर बात करें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या कंटेंट हमारे लार में होता है, तो हमारी लार दो चीजों से मिलकर बनती है। एक तो उसमें होता है पानी और दूसरे होते हैं उसमें एंजाइम। ठीक है, पानी की मात्रा की बात करूं तो लार में पानी होती है 98% और एंजाइम होते हैं 2%। और ये एंजाइमों की बात करूं कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं हमारे मानव लार में हमें पूछे तो हमें दो एंजाइमों के नाम प्रमुख है वो ध्यान रखने हैं। एक तो टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। पहला टाइलिन एंजाइम, दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है यहाँ पर कि इस पर सवाल बनता है कि टाइलिन एंजाइम पर क्या सवाल कि सर्वप्रथम भोजन का पाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो मानव शरीर में सर्वप्रथम भोजन का पाचन जिस एंजाइम द्वारा शुरू किया जाता है वो कौन एंजाइम है, हमारा टाइलिन एंजाइम है। ठीक है, किसका पाचन करता है तो ये भी अच्छा सवाल है। सर्वप्रथम पाचन होता किसका है तो ये पाचन करता है स्टार्च का। ये स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को ये किस में कन्वर्ट करता है, सुक्रोज में कन्वर्ट करता है, सुक्रोज में बदलता है। फिर लाइसोजाइम एंजाइम की मैं अगर बात करूं तो इसका काम क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं अगर उसमें किसी तरह के बैक्टीरिया यानी जीवाणु अगर जाते हैं तो उस खाने में उपस्थित जो बैक्टीरिया है, जीवाणु जो है उनका भक्षण करने का काम यानी बैक्टीरिया को फीड करने का काम कौन करता है, हमारा लाइसोजाइम एंजाइम करता है। इसके पश्चात जो है वो खाना हम निगल लेते हैं और हमारे यहाँ पर से ये खाना इस नली से होता हुआ जिसे हम कहते हैं ग्रासनाल बोलते हैं, ग्रासनाल से होता हुआ खाना पहुँचता है हमारे कहाँ, पेट में। पेट में यानी बायोलॉजी की भाषा में बोलूँ तो हमारे अमाशय में, स्टोमक में हमारा खाना चला जाता है। अब अमाशय में जो खाना है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या क्या होता है वहाँ पर, अब आगे उसकी चर्चा करेंगे। हाँ भाई, अब बात करते हैं हमारे अमाशय की, पेट की। अगर हम अमाशय की बात करें, अमाशय में हमारे जैसे भोजन ग्रासनाल से होता हुआ स्थानांतरित होते हुए सीधा हमारे अमाशय में आता है। अमाशय की अगर बात करें पहले तो अकॉर्डिंग टू साइज थोड़ा ध्यान रखना है, सवाल आता है अकॉर्डिंग टू साइज। क्या क्या सवाल आता है कि मानव पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है या सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा अंग कौन है, अमाशय। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, ये पूछा जाता है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो लंबा भाग पूछे तब तो आंसर होगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, लेकिन बड़ा भाग पूछे तब कौन होगा, हमारा अमाशय। और हमारा जो ये अमाशय है इसके द्वारा जैसे भोजन इसमें प्रवेश करता है हमारे अमाशय के द्वारा एक रस का सिक्रेशन होता है जिसका नाम है जठर रस। जठर रस जो है वो सीक्रेट किया जाता है अमाशय में। और इस जठर रस की बात करूं, ये कॉम्बिनेशन होता है 3 एंजाइम्स का। पूछा जाता है क्वेश्चन कि जठर रस जो है हमारा गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें कौन कौन से एंजाइम सम्मिलित होते हैं। तो 3 एंजाइमों का ये कॉम्बो है। ये पहला एंजाइम होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा एंजाइम होता है इसके अंदर पेप्सिन और तीसरा एंजाइम होता है रेनिन। अगर हम बात करें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो हमें पता है केमिस्ट्री के लिहाज से ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, सबसे खतरनाक एसिड भी है। और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हमारे अमाशय के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि जठर रस के कारण या फिर हमारे अमाशय में से HCl के कारण अमाशय की pH लेवल काफी ज्यादा क्या होती है, एसिडिक होती है। अमाशय के अंदर ये इतना खतरनाक एंजाइम आखिर काम क्या करता है। तो इस एंजाइम का काम होता है कि अगर हमारे अमाशय में किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया जो है यानी कोई भी जीवाणु जो है वो अगर आ जाता है तो उस बैक्टीरिया या जीवाणु को फीड करने का काम यानी उसका भक्षण करने का काम, उसे खत्म करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा किया जाता है। परंतु अगर बाय चांस इस एसिड की मात्रा हमारे अमाशय में अगर बढ़ जाती है, इस एसिड की मात्रा अगर हमारे अमाशय में बहुत ज्यादा हो जाती है तो मनुष्य को जनरली एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम कहते हैं एसिडिटी। और एसिडिटी जब भी होती है तो हम क्या करते हैं, हम एक मेडिसिन का उपयोग करते हैं जिसे हम आम भाषा में हर जगह किस नाम से जानते हैं, इनो के नाम से जानते हैं,
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ सवाल आता है कि किसकी मात्रा बढ़ने पर एसिडिटी की समस्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर होती है। और किसका उपयोग करते हैं उसे दूर करने के लिए? इनो का। लेकिन इनो का उपयोग तो करते हैं, बट हम क्योंकि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमसे यहाँ इनो वाला क्वेश्चन नहीं करके ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा साल्ट होता है इसके अंदर, इनो के अंदर, जो एसिडिटी की समस्या को दूर करता है। तो याद रखना, इनो में एक क्षार पाया जाता है। क्षार क्यों? क्योंकि भाई ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है और अम्ल के प्रभाव को सिर्फ एक कौन नष्ट कर सकता है? क्षार, यानी बेस जो है वही नष्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर इसके अंदर जिस क्षार का उपयोग होता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा क्षार काम में लिया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग आम भाषा में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो हमें पूछे कि एसिडिटी की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, इसका काम होता है कि हमारे भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन है उन प्रोटीन का ये पेप्सिन क्या करता है? पाचन करता है। पेप्सिन सभी प्रोटीनों का पाचन कर सकता है, बस एक को छोड़कर। एक ऐसी प्रोटीन है जिसके पाचन में हमारा पेप्सिन किसी भी तरह की कोई भी भूमिका नहीं निभाता है। और वो कौन सी प्रोटीन है? वो प्रोटीन पाई जाती है हमारे दूध के अंदर। दूध में होती है, गाय भैंस के दूध में वो प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन का नाम है केसीन प्रोटीन। केसीन एक ऐसी प्रोटीन है जिसका पाचन में रेनिन अपना कोई योगदान नहीं देता। तो फिर कौन करता है? तो याद रखना है, केसीन प्रोटीन का पाचन सिर्फ कौन करता है? रेनिन करता है, पेप्सिन नहीं कर सकता। और तो यहाँ पर हमारे पास दो सवाल हो गए कि दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन, और उसका पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। अब यहाँ पर पाचन में जो अगला महत्वपूर्ण अंग है जिसकी भूमिका आती है वो है हमारा लीवर, और उसकी चर्चा करेंगे हम हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।